हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री के पार्ट 5 से। सो लेट्स स्टार्ट। रिलेटिव एटॉमिक मास मीन्स एटॉमिक वेट। Atoms being extremely small cannot be seen or weighted directly, but indirect method of physics has enables to we know the absolute mass of nearly all kinds of atom। क्या होता है बच्चों, जो एटम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनको हम अपनी आई से नहीं देख सकते और ऐसे ही कोई वेट डायरेक्टली उनको नहीं दे सकते। इसलिए फिज़िक्स ने उनको इनडायरेक्ट मेथड से एक एब्सोल्यूट मास दिया है जो कि सभी एटम्स के लिए होता है, जो कि सभी एटम्स के लिए फॉलो होता है। द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ found to be 1.66 into 10 to the power minus 24 gram, while that of carbon atom is 1.9926 into 10 to the power minus 23 gram. As these masses are too small, बहुत ही ज़्यादा small है ये masses, it is not convenient to use kilograms or grams as unit। इसलिए हम इनमें kilograms और grams unit यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत कम है। It has therefore been considered appropriate to use the mass of some standard atom as a unit, they then relate mass of other atom to it। क्या होता है कि हमने किसी भी एक एटम का मास निकाल लिया, उसके बाद हम उसी की यूनिट से उसको रिलेट करने की कोशिश करेंगे और अदर एटम का भी मास फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो क्या होगा कि इसका रिजल्ट में जो मास निकलेगा ना, हम उसे फिर क्या कहेंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। इन दी बिगिनिंग, जब मास निकालने की बिगिनिंग हुई थी तब क्या हुआ, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बीइंग द लाइटेस्ट। हाइड्रोजन एटम का ही क्यों निकाला, क्योंकि जो हाइड्रोजन एटम है वो सबसे लाइट है, उससे लाइट कोई नहीं है। was chosen as a unit and masses of other atoms were compared with it। और जो अदर मासेस थे उनके साथ कंपेयर करके और एटम्स के भी मास निकालने की ट्राई किया गया। In 1961 carbon 12 was finally selected because its adoption least affected the value of atomic mass of the various elements of the old standard। जो रिलेटिव एटॉमिक मास दिया गया है, इसका एक फॉर्मूला है हमारी बुक में, वो है मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट। जिसका भी मास निकालना है उसके वन एटम लिखना है, उस एलिमेंट का एक एटम का मास रखना है। ऊपर जो है वो रखेंगे हम और नीचे क्या रखेंगे, उसके नीचे 1/12 द मास ऑफ C12 एटम। 1/12 पार्ट रखेंगे किसके, C12 एटम के मास का। एटॉमिक मास इज एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट। हम क्या करते हैं, जो एटॉमिक मास होता है उसको किस में मेज़र करते हैं, एटॉमिक मास यूनिट में, जिसको कि हम क्या कहते हैं, AMU। एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम C12। तो हम C12 को क्या कहेंगे, जैसे कार्बन एटम है उसका जो मास है वो 12 यूनिट्स हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, 12 AMU। और U भी लिख सकते हैं, ओके, सिंपली में U लिख सकते हैं और AMU भी लिखते हैं। द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 1 AMU एंड दोज ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम वो 16 AMU एंड 4 रिलेटिवली। क्या होता है, हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 AMU होता है और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 AMU होता है और हीलियम का जो मास होता है वो 4 AMU होता है। ये हमने किस बेसिस पर रखा है, हमारी बुक में जो आगे के पेजेस हैं वहाँ पर क्या है, कुछ एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं, उसके बेसिस पर हमने इनको आइडेंटिफाई किया है। देखो मैं आपको एक टेबल दिखा देती हूँ, ये ऐसी टेबल दी हुई है, उसमें सभी एलिमेंट्स के मास दिए हुए हैं। तो हम वैसे तो हमें क्वेश्चंस में ये गिवन होते हैं, बट जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमें ये थोड़े बहुत याद हो जाते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि हीलियम का मास जो कि 4 दिया हुआ है, लिथियम का 6, बेरिलियम का 9 और बोरोन का 10। तो कुछ ऐसे मासेस दिए हुए हैं, हमें
बुक में, हमारी बुक में आगे के पेजेस में ऐसे मासेस दिए हुए हैं, उस बेसिस पर हमने एटॉमिक मास को नंबर दिया है। नाउ रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास और मॉलिक्यूलर वेट। रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज ऑफ्टेन एडिंग टुगेदर दी, जब हम जैसे कोई कंपाउंड है तो उसका वेट कैसे निकालेंगे? सभी जितने भी एटॉमिक मासेस हैं ना, सबको ऐड कर देंगे जो भी उन मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो कि एग्जाम्पल है H2SO4 मीन्स सल्फ्यूरिक एसिड का। सल्फ्यूरिक एसिड का हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हमें ये बात पता है कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड 1 मोल है, इसमें 1 मोल प्रेजेंट है H2SO4 का। ओके, इस H2SO4 में 2 एटम्स जो हैं वो हाइड्रोजन के प्रेजेंट हैं, 1 एटम जो है वो सल्फ़र का प्रेजेंट है और 4 एटम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं। तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 1 AMU। लेकिन इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम्स प्रेजेंट हैं? 2। तो हम क्या लिखेंगे? 1 × 2 = 2 AMU। ये देखो यहाँ पर 2 एटम्स दिए हुए हैं और 1 जो होता है वो क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है। तो हमने इसका फाइंड कर लिया कि कितने होंगे? 2। अब हम देखेंगे कि जो सल्फ़र के प्रेजेंट है, तो सल्फ़र का एक ही एटम प्रेजेंट है और सल्फ़र का जो एक एटम का मास होता है वो कितना होता है? 32 AMU। और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है? 16। और इसमें 4 एटम्स प्रेजेंट है, तो 16 × 4 = 64 AMU। अब इसका मास टोटल करेंगे हम, तब पूरे कंपाउंड का निकलेगा। जैसे कि मास ऑफ H2SO4 लिखा हुआ है इसमें 2 × 1 + 32 + 16 × 4 = 98 AMU, ये दिया हुआ है। तो इससे हमें पता चला कि कैसे हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड किया किसी भी सब्सटेंस का। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल दिए हुए हैं कुछ, जिसमें कि हमें मॉलिक्यूलर मास को क्या करना है? कैलकुलेट करना है। हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है केन शुगर, जिसका कि फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ओके, ये हमें गिवन है, तो इसका हमें रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास निकालना है। एटॉमिक मासेस दिए हुए हैं। अब आपको ये नीचे देखो शो हो रहे होंगे कि क्वेश्चन में ही ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो बस अब हमें इनकी वैल्यूज़ को पुट करके सिर्फ इनके क्या करना है? इनके मास को निकालना है, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को निकालना है। तो अब हम देखते हैं C12H22O11 का हम कैसे निकालते हैं। देखो भाई, C का जो मास होता है मीन्स कार्बन का जो मास होता है वो कितना दिया हुआ है? 12। तो हम यहाँ पे पहले 12 पुट करेंगे, उसके बाद कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 12। तो हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया 12 से। अब हम क्या करेंगे? ये हो गया किसका मास? कार्बन का। अब हम हाइड्रोजन का निकालेंगे, तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो 1 होता है, तो 1 से हमने मल्टीप्लाई किया 22 का। क्यों? क्योंकि H के कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? 22। तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने ऐड किया किसके साथ? अब हमें लिखना है ऑक्सीजन का मास कितना होगा। तो ऑक्सीजन का जो मास होता है वो 16 दिया हुआ है, देखो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, और कितने एटम्स प्रेजेंट हैं? वो है 11। तो हमने क्या किया? 16 × 11। तो हमारा आंसर जो इसका टोटल करने पर आएगा वो क्या आएगा? 342 AMU। अब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास जो है वो हमें किसका निकालना है? CuSO4 5H2O का। ओके, Cu का जो मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 16.5, और Cu के 1 एटम प्रेजेंट है, तो हमने देखो ऐड किया। उसके बाद S का मास लिखा, उसके बाद O जो है वो 4 प्रेजेंट हैं, और O का मीन्स ऑक्सीजन के कितने? 16। तो 16 होता है इसका मास। वेट जो होता है वो कितना होता है? 16। तो 16 × 4 प्लस उसके बाद 5 जो है वो वाटर कितने प्रेजेंट है? 5। और वाटर में क्या क्या है? 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हमने 2 हाइड्रोजन का मास लिख दिया और 1 ऑक्सीजन का मास लिख दिया, फिर इनका मल्टीप्लाई कर दिया 5 से। तो हमारा जो टोटल मास निकला वो कितना लिखना? 249.5 AMU। ऐसे ही हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद जो हमारी अगली
बारी आती है वो आती है परसेंटेज कॉम्पोजिशन की। अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होता है? परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ कंपाउंड इज द परसेंट बाय वेट ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन इट। अब कैसे हम किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड में परसेंटेज निकालें? तो हमें सबसे पहले जिस भी एलिमेंट का निकालना है मॉलिक्यूल, जिस भी मॉलिक्यूल का एलिमेंट में वेट निकालना है, कोई मॉलिक्यूल है उसके जो एलिमेंट है उसका हमें पहले टोटल वेट लिखना होगा। उसके नीचे जो हम लिखेंगे अपॉन में वो क्या लिखेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड। उसका मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 100 से। नाउ ये जो हमारा फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो हमारा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से हमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। अब हम देखते हैं कि हमें हाइड्रोजन का जो है वो क्या निकालना है? हाइड्रोजन की परसेंटेज निकालनी है वाटर में। ओके, सो अब हमें गिवन क्या क्या है? हमें हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास गिवन है और ऑक्सीजन का, तो हम निकालते हैं। सबसे पहले हम इनका रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं जो कि है 18, जो कि क्या आया है? 18। कैसे आया? 2 जो है एटम्स वो किसके प्रेजेंट है? हाइड्रोजन के, तो हमने उसके मल्टीप्लाई किए, उसके बाद 16 जो है इसका मास रख दिया ऑक्सीजन का, तो हमारा आंसर आया 18। अब क्या करेंगे हम? 18 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स 2 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। हमने देखा कि टोटल वाटर कितना है? 18 और 2 ग्राम मीन्स ये जो है ना 2 ग्राम, ये हमने किसका लिया था? हाइड्रोजन का लिया था कि नहीं लिया था? हाइड्रोजन का है ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 2 ग्राम प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं कि हमने क्या किया। उसके बाद हमने इसको फाइंड करने के लिए जो है 2 ऊपर रखा। 2 किसका वेट है? वो है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का ही तो परसेंटेज निकालनी, तो पहले हम हाइड्रोजन का वेट ऊपर रखेंगे, फिर नीचे टोटल वेट रखेंगे और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारा आंसर क्या आया? 11.11 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो हमारी परसेंटेज क्या निकली? 11.1%। ओके, सो हम परसेंटेज निकालना भी सीख गए। ऐसे ही हमें इसकी भी कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले हम इन सभी का जो है वेट निकालेंगे, तो टोटल वेट हमारा इसमें 60 आया और निकालना हमें नाइट्रोजन की परसेंटेज है। तो हम पहले नाइट्रोजन, जो कि नाइट्रोजन का हमारा टोटल वेट आएगा, वो क्या इसमें क्या आया है? देखो नाइट्रोजन लिखा हुआ है एलिमेंट्स में और इसका टोटल वेट 28 दिया हुआ है। तो हम 28 को ऊपर लिखेंगे, उसके नीचे 60 को लिखेंगे और इनटू में 100 लगाएंगे, तो आंसर हमारा आएगा 46.67%। तो ये निकल क्या आया? नाइट्रोजन का वेट यूरिया में। ये हमारी टेबल है जिसमें कि सारे जो है वेट्स दिए हुए हैं। अब कैलकुलेट करनी है ऐसे ही परसेंटेज जो है सोडियम कार्बोनेट की। तो इसमें किसकी? इसमें सभी जितने भी प्रेजेंट हैं, जैसे कि सोडियम प्रेजेंट है और जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन प्रेजेंट है, इन सभी के निकालने हैं, सभी के परसेंटेज निकालने हैं। तो सबके परसेंटेज भी हम ऐसे ही निकालेंगे। पहले हमने क्या किया कि इसके रिलेटिव जो एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास था उसको पहले फाइंड कर लिया, तो वो आया 106 AMU, ठीक है। उसके बाद इसमें 46 ग्राम ऑफ सोडियम प्रेजेंट है, तो देखो हमने 46 अपॉन 106 इंटू 100 किया, तो हमारा 43.4 आया। उसके बाद जो है हमें कार्बन का निकालना है, तो हम कार्बन का भी देखेंगे। ये देखो कार्बन का जो है, कार्बन का जो टोटल वेट आया था वो 12 ग्राम आया था। इसका डिवाइड किया टोटल वेट से और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आया 11.3 ग्राम ऑफ कार्बन। उसके बाद ऑक्सीजन का निकालना है कि ऑक्सीजन कितनी परसेंट प्रेजेंट है इसमें। तो हम ऊपर लिखेंगे 48, क्योंकि इसमें 48 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नीचे लिखेंगे 106 मीन्स 106, जो कि टोटल वेट है इस कंपाउंड का, और उसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो हमारा आंसर आएगा 45.3% ऑफ ऑक्सीजन जो कि इस कंपाउंड में प्रेजेंट है। तो हमने सभी जितने भी इसमें प्रेजेंट थे, जैसे कि एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, Na, सोडियम और कार्बन, ऑक्सीजन, इन सभी को फाइंड कर लिया। ऐसे ही हम वॉशिंग सोडा क्रिस्टल मीन्स Na2CO3 10H2O का फाइंड कर लेंगे। तो यही प्रोसेस है सभी कंपाउंड्स पर।
इम्फेरिकल फार्मूलाज ऑफ अ कंपाउंड। इम्फेरिकल फार्मूलाज क्या होते हैं? इम्फेरिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज द सिंपलेस्ट फार्मूला which gives the simplest ratio in whole numbers of atoms of different elements present in one molecule of the compound. इम्फेरिकल फार्मूला क्या होता है? इम्फेरिकल फार्मूला किसी कंपाउंड का सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जो कि हमें एक सिंपल रेशियो देता है होल नंबर्स का। डिफरेंट एलिमेंट्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, बट ये क्या होता है? फार्मूला तो ये भी होता है लेकिन ये सिंपल फार्मूला होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें दिया हुआ है हाइड्रोजन परऑक्साइड का जो फार्मूला है वो क्या है? H2O2। अब H2O2 इसका क्या है? इसका फार्मूला है, मीन्स रियल फार्मूला जो है वो H2O2 है, लेकिन इसका इम्फेरिकल फार्मूला क्या है? HO। इस 2 को और इस 2 को हमने होल नंबर से काट दिया तो आ गया 1:1 रेशियो में आ गया, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो 1:1 निकल आया बिटवीन दी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, तो इसका हमें सिंपलर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म मिल गया इस फॉर्मूला का। ऐसे ही जो ग्लूकोज का एग्जाम्पल दिया है, तो ग्लूकोज का जो इम्फेरिकल फार्मूला है वो है CH2O। तो इम्फेरिकल फार्मूला दिया हुआ है ये CH2O, लेकिन इसका जो रियल फार्मूला है वो क्या है? C6H12O6। अब हम क्या करेंगे? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 6 1 जा 6। तो C में 1, यानी C के एटम्स कितने प्रेजेंट है? 1, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो देखो इसका भी इम्फेरिकल फार्मूला निकल आया। तो इम्फेरिकल फार्मूला ये होता है। अब इम्फेरिकल फार्मूला मास। इम्फेरिकल फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ वेरियस एलिमेंट प्रेजेंट इन द इम्फेरिकल फार्मूला। सेम जैसे हमने मास मॉलिक्यूलर फार्मूलाज के निकाले थे, ऐसे ही इम्फेरिकल फार्मूलाज में भी हम सिंपल रेशियो रहता है, बस सिंपल रेशियो देता है, लेकिन हम इसका मास भी सेम तरीके से ही निकालते हैं। सो बच्चों, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू।